जब तुम अभी अपनी मम्मी के पेट में ही थे तभी पहली बार तुमने एक नाम सुना, एर्गो। अर्गो नाम सुनते ही तुम्हें इतनी हंसी आई कि लगा मम्मी का अमनियोटिक फ्लूइड भी बबल वाटर बन जाएगा। तभी मम्मी ने हंसते हुए ऐलान कर दिया, जो बच्चा सबसे पहले बाहर आएगा उसका नाम एर्गो ही होगा। ये सुनते ही तुम अंदर ही अंदर घबरा गए। क्या मुझे ये नाम मिलेगा? बिल्कुल नहीं। बस फिर क्या था, तुम पूरी ताकत से और भी अंदर घुसने लगे ताकि किसी भी हालत में पहले बाहर न निकलना पड़े। लेकिन डिलीवरी वाले दिन एक नया ही ड्रामा शुरू हो गया। तुम्हारी जुड़वा बड़ी बहन पता नहीं किस जिद पर अड़ गई थी। वो भी किसी कीमत पर पहले बाहर आने को तैयार नहीं थी। बाहर नर्सेस परेशान होकर बार बार कोशिश कर रही थी। एक नर्स तो झुंझलाकर बोल ही पड़ी, अरे ये बच्चा बाहर आने की जगह रिवर्स पार्किंग की प्रैक्टिस क्यों कर रहा है? उधर तुम्हें महसूस होने लगा कि अगर कुछ नहीं किया तो अगले ही पल तुम्हें बाहर धकेल दिया जाएगा। तुमने बिना एक सेकंड गंवाए अपनी बहन के रास्ता रोक रहे छोटे से हिप पर जोरदार लात मार दी। अगले ही पल वो बाहर निकल गई। जब डॉक्टर ने बेबी को साफ किया तो सबकी नजर उसके हिप पर बने नीले फुटप्रिंट जैसे बर्थ मार्क पर गई। मम्मी हंसते हुए बोली, सुनो जी, कहीं हमारी बेटी को इसके भाई ने पहली किक मारकर बाहर तो नहीं निकाल दिया? पापा काफी देर तक उस बर्थ मार्क को देखते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, हो सकता है, लगता है मेरा बेटा शुरू से ही बड़ा दमदार है। इतना कहकर उन्होंने तुम्हारे छोटे से गुलाबी पैर को पकड़कर प्यार से किस कर लिया। लेकिन तुम्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुमने तुरंत अपना नन्हा सा पैर उठाकर सीधे पापा के चेहरे पर रख दिया। एक पल के लिए वो चौंके, फिर जोर से हंस पड़े। वाह, मेरे बेटे के पैरों में तो अभी से बड़ी ताकत है। पास खड़ी मम्मी ने आंखें घुमाते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम्हारे बेटे की हर चीज दुनिया में सबसे बेस्ट है। फिर उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी बहन को ध्यान से देखा। दोनों जुड़वा हैं, लेकिन सिर्फ 1 मिनट का फर्क है, फिर भी दोनों बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। उन्होंने तुम्हें गोद में उठाते हुए कहा, देखो, इसे पैदा होते ही पूरे 6 किलो 8 लियांग का है, पूरा गोल मटोल, बिल्कुल मोची जैसा। फिर उन्होंने बहन की तरफ देखा, और इसे देखो, सिर्फ 3 किलो 7 लियांग, बिल्कुल छोटी सी बंदरियां लग रही है। वो मजाक में बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी न्यूट्रिशन छोटे भाई ने ही खा ली? मम्मी भले ही शिकायत कर रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए सिर्फ प्यार ही प्यार था। मुस्कुराते हुए बोली, ये लड़का बड़ा होकर जरूर घर का लिटिल किंग बनेगा। पापा ने तुरंत विरोध किया, ऐसा क्यों? मेरा बेटा शरारती नहीं, बस हेल्थी है। कोई माँ अपने बेटे के बारे में ऐसा बोलती है क्या? अभी दोनों की नोकझोंक चल ही रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला। एक यंग कपल अंदर आया। उनके साथ एक बेहद प्यारी सी 1 साल की छोटी बच्ची भी थी। अंदर आते ही महिला मुस्कुराकर बोली, सुन लेना, अगर तुमने मेरे होने वाले दामाद को जरा भी परेशान किया ना तो मैं उसे अपने घर ले जाकर खुद पालूंगी। मम्मी हंसते हुए बोली, ले जाओ, मुझे तो खुशी ही होगी। महिला ने अपने पति से बुके लिया और अपनी बेटी शेन मेंगशी के हाथ में देते हुए बोली, जाओ बेटा, ये फूल अपनी फ्यूचर मदर इन लॉ को दो, फिर अपने फ्यूचर हस्बैंड को भी देख लेना। सिर्फ 1 साल की मेनगशी को हस्बैंड का मतलब नहीं पता था, लेकिन उसकी नजर सीधे बेबी क्रिब में लेटे तुम दोनों पर टिक गई। वो फूल पकड़कर धीरे धीरे क्रिब के पास आई और बड़ी उत्सुकता से तुम्हें देखने लगी। उसने पूरी कोशिश की कि फूल क्रिब पर रख दे। ये देखकर सब हंस पड़े। उसकी मम्मी बोली, अरे वाह, हमारी बेटी तो इतनी छोटी उम्र में ही अपने हस्बैंड के लिए फूल लेकर आ गई। फिर मजाक में बोली, ये फूल अभी अपनी मदर इन लॉ को दो, हस्बैंड के लिए बड़े होकर अपनी कमाई से खरीदना। असल में तुम्हारी मम्मी और मेनगशी की मम्मी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड्स थीं और दोनों के पति बचपन के दोस्त। कई साल पहले ही दोनों परिवारों ने मजाक मजाक में तय कर लिया था, अगर एक घर में बेटा और दूसरे घर में बेटी हुई तो दोनों की बचपन में ही एंगेजमेंट मान ली जाएगी। जब उन्हें पता चला कि यहाँ ड्रैगन फिनिक्स ट्विंस यानी एक बेटा और एक बेटी पैदा हुए हैं तो पूरा परिवार खुशी खुशी हॉस्पिटल चला आया। मेनगशी की मम्मी ने पूछा, तो बताओ मेरा फ्यूचर सन इन लॉ कौन सा है? मम्मी ने मुस्कुराकर इशारा किया, अंदर वाली बेबी उसकी बड़ी बहन है और बाहर वाला गोल मटोल लड़का मेरा बेटा। उन्होंने तुम्हारी तरफ इशारा करके मेघशी से कहा, देख लो बेटा, यही तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड है। फूल वापस ले लिया गया, लेकिन मेघशी बिल्कुल भी नाराज नहीं हुई। वो बस अपनी छोटी सी नाक सिकोड़कर धीरे धीरे तुम्हें छूने के लिए हाथ बढ़ाने लगी। लेकिन जैसे ही उसका हाथ तुम्हारे पास पहुंचा, तुमने अचानक अपनी बड़ी बड़ी काली आंखें खोल दी। उसका हाथ हवा में ही रुक गया। ये देखकर सब हंस पड़े। मेनगशी की मम्मी बोली, देखो, जैसे ही इसे पता चला कि इसकी होने वाली वाइफ मिलने आई है, इसने तुरंत आंखें खोल दी। यानी सबसे पहले इसने हमारी मेंगशी को ही देखा। इससे बड़ी डेस्टिनी क्या होगी? फिर उन्होंने प्यार से बेटी से कहा, बड़े होकर अपने हस्बैंड का ध्यान रखना और अपनी मदर इन लॉ की भी इज्जत करना। पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। बस एक इंसान था जो थोड़ा उदास था, और वो थे तुम्हारे पापा, क्योंकि मेनगशी के आने से पहले तक वही तुम्हारे पास बैठे थे। लेकिन तुम्हारी जिंदगी की पहली नजर उन पर नहीं, मेघशी पर पड़ी थी। समय तेजी से बीतने लगा। बच्चे हर दिन बदलते हैं और देखते ही देखते 6 महीने निकल गए। अब तुम्हारा और तुम्हारी बहन का वेट लगभग बराबर हो चुका था। चेहरों में भी अब काफी सिमिलैरिटी आने लगी थी, लेकिन पर्सनालिटी जमीन आसमान जितनी अलग थी। तुम्हारी बहन शांत, समझदार और बेहद क्यूट थी, जबकि तुम 1 सेकंड भी चैन से नहीं बैठते थे। मम्मी हर दिन तुम्हारे पीछे भागते भागते थक जाती थी।
सबसे बड़ा सिरदर्द था। तुम्हें खाना खिलाना, तुम हर निवाला खाते खाते खेलने लगते, ना ठीक से चबाते ना निगलते। मम्मी का गुस्सा हर रोज 7वें आसमान पर पहुंच जाता। कई बार तो लगता था कि वो हार मान जाएंगी। एक दिन मेनगशी अपनी मम्मी के साथ मिलने आई और उसी समय मम्मी तुम्हें खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमेशा की तरह तुमने खाना मुंह में भर लिया और चबाना ही बंद कर दिया। आखिरकार मम्मी फट पड़ी, अरे शरारती, खाना खाएगा भी या नहीं? अगर नहीं खाना तो ये खाना डॉग को खिला देती हूँ। इतना कहकर उन्होंने अगला स्पून उठाया और मजाक में सीधे तुम्हारी बहन के मुंह में डाल दिया। तुमने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बहन की तरफ देखा और अपने छोटे से दिमाग में तुरंत एक कनेक्शन बना लिया। डॉग बराबर दीदी। जब मम्मी अगला स्पून लेकर तुम्हारी तरफ आई तो तुमने अपनी छोटी उंगली बहन की तरफ करके मासूमियत से कहा डॉग। बस मम्मी का चेहरा देखने लायक था। ऐसा लग रहा था जैसे वो तुम्हें सीधे 18वीं मंजिल से नीचे फेंक दें। उधर तुम्हारी बहन, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया। वो आराम से अपना छोटा बोल पकड़कर खुद खाना खा रही थी। जब उसने तुम्हें डॉग कहते सुना तो उसे लगा शायद तुम उसे बुला रहे हो। वो तुरंत तुम्हारी तरफ देखकर बड़ी प्यारी सी स्माइल दे दी। पास खड़ी मेनगशी ने ये सब चुपचाप देखा। उसने बहन का लगभग खाली बाउल देखा, फिर तुम्हारी प्लेट जिसमें अभी भी ज्यादातर खाना बचा था। वो धीरे से मम्मी के पास आई और अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ा दिया। मम्मी ने मुस्कुराकर पूछा, मेंगशी, क्या तुम इसे खाना खिलाओगी? उसने जोर से सिर हिलाकर हाँ कहा। मम्मी ने राहत की सांस ली और तुरंत बोल उसके हाथ में दे दिया। मेंगशी की मम्मी हंसते हंसते बोली, लगता है मेरी बेटी को अपने फ्यूचर हस्बैंड के भूखे रहने की सबसे ज्यादा चिंता है। तुम्हारी मम्मी ने थककर लंबी सांस छोड़ी। पता नहीं इस लड़के को हाइपर एक्टिविटी है या क्या, एक मिनट भी शांत नहीं बैठता। मेनगशी की मम्मी ने अपनी शांत बैठी बेटी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, और मेरी बेटी को देखो, ये तो इतनी चुप रहती है कि कभी कभी लगता है कहीं ऑटिज्म तो नहीं। पूरा दिन बिना कुछ बोले बैठी रहती है। दोनों माएं एक दूसरे की तरफ देखने लगी, फिर एक साथ लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, आखिर बच्चे पालना इतना मुश्किल क्यों होता है? उधर मेंगशी चुपचाप तुम्हारे पास कटोरी लेकर खड़ी थी। वो बिल्कुल भी जल्दी नहीं कर रही थी। जब तक तुम मुंह का निवाला पूरी तरह निगल नहीं लेते वो अगला कौर नहीं खिलाती। बस आराम से धैर्य के साथ तुम्हारा इंतजार करती रहती और देखते ही देखते एक एक निवाला खाते खाते तुमने पूरी कटोरी साफ कर दी। ये देख कर मम्मी हैरान रह गई। उन्होंने भावुक होकर कहा, मेंगशी के अंदर कितनी पेशेंस है। अगर मेरे पास भी इसकी आधी भी होती तो मैं रोज रोज इतना परेशान नहीं होती। फिर उन्होंने मजाक में उसकी मम्मी की तरफ देखकर कहा, अगर ज्यादा परेशानी हो रही है तो इस शरारती लड़के को अपने घर ले जाकर पाल लो। सामने से तुरंत जवाब आया, जिसका हस्बैंड है वही उसे पालेगा, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन अगले ही पल वो खुद जोर से हंस पड़ी। सच कहूँ ये आइडिया मुझे बुरा भी नहीं लग रहा। उन्होंने मुस्कुराकर अपनी बेटी की तरफ देखा। हमारी बेटी बचपन से किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेती, लेकिन इस लड़के की बात आते ही सबसे ज्यादा कंसर्न इसी को होता है। मुझे तो लगता है क्यों ना तीनों बच्चों को साथ में ही बड़ा किया जाए। ये सुनते ही मम्मी की आंखें चमक उठी। अरे वाह, ये तो कमाल का आइडिया है, लेकिन कैसे? असल में मेनगशी की मम्मी पहले से ही सब सोच चुकी थी। उन्होंने कहा, तुम लोग वैसे भी नया घर लेने की सोच रहे हो और हम भी शिफ्ट होना चाहते हैं। जिस सोसाइटी की तुम बात कर रही थी उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी ले ली है। लोकेशन शानदार है, गेट के सामने ही किंडरगार्टन और प्राइमरी स्कूल है। बच्चों की पढ़ाई भी आसान रहेगी। फ्लैट पूरी तरह फर्निश्ड है, बस सामान लेकर शिफ्ट होना है। और सबसे अच्छी बात, मेरे हस्बैंड की डेवलपर से जान पहचान है, हमें इंटरनल प्राइस मिल जाएगा। क्यों ना दोनों परिवार वहीं एक एक फ्लैट लेकर पड़ोसी बन जाए। मम्मी ने बिना एक पल सोचे तुरंत हामी भर दी। वैसे भी वो पुराने अपार्टमेंट से परेशान हो चुकी थी। वहाँ हर समय मोहल्ले वाले दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करते रहते थे। वो नहीं चाहती थी कि तुम और तुम्हारी बहन बड़े होकर भी लोगों की बेकार बातों का सामना करो। बस फिर क्या था, दोनों परिवार एक्शन मोड में आ गए। डिसीजन लेने से लेकर शिफ्ट होने तक 1.5 महीने भी नहीं लगे। दोनों ने सोसाइटी के सबसे अच्छे टावर में बड़े बड़े फ्लैट्स खरीद लिए। पूरी फ्लोर पर सिर्फ 2 फ्लैट्स थे। बीच का कॉमन एरिया भी इतना बड़ा था कि बच्चों के खेलने के लिए मिनी प्लेग्राउंड बन गया। शिफ्ट होने वाली रात दोनों परिवारों ने साथ बैठकर हाउस वार्मिंग डिनर किया और उसी दिन से उनकी पड़ोसी वाली नई जिंदगी शुरू हो गई। धीरे धीरे दोनों परिवार इतने क्लोज हो गए कि अक्सर दोनों घरों के मेन डोर्स खुले ही रहते ताकि बच्चे कभी भी एक दूसरे के घर आ जा सकें। लेकिन मेनगशी को बाहर घूमना ज्यादा पसंद नहीं था। वो ज्यादातर अपने ही घर में रहती और दूसरी तरफ तुम्हारा तो पूरा हेडक्वार्टर्स ही पड़ोस वाला घर बन चुका था। दिन भर में 10-15 बार तो तुम वहाँ चक्कर लगा ही लेते। कई बार तो अपने घर से ज्यादा समय वहीं बिताते। अगर मम्मी पापा मना न करें तो तुम रात को अपना कंबल लेकर भी वहीं सो जाओ। उधर तुम्हारी बहन, वो तो तुम्हारी ऑफिशियल शैडो थी। तुम जहाँ जाते वो भी वहीं पीछे पीछे पहुंच जाती। अब घर में मेंगशी और बहन दोनों थी तो तुम दोनों परिवारों के सबसे बड़े लाडले बन चुके थे। बाहर निकलते ही कम से कम 2 लोग
तुम्हारी सिक्योरिटी में साथ चलते और तुम पूरा हीरो बनकर हवा में चलते। लेकिन तुम्हारी शरारतें भी किसी से कम नहीं थी। सिर्फ 1.5 साल की उम्र में तुम अपने से बड़े बच्चों से भी भिड़ जाते और दुनिया की हर चीज टेस्ट करने का मन करता, यहाँ तक कि सड़क पर पड़ा अर्थवर्म भी तुम्हें खाने लायक लगता। लेकिन भगवान ने तुम्हें इतना क्यूट और मासूम चेहरा दिया था कि कोई भी तुम्हें ज्यादा देर तक डांट ही नहीं पाता। इसलिए जब भी बाहर निकलते मम्मी पापा हर पल नजर रखते। डर यही रहता कि पता नहीं कब तुम जमीन से कुछ उठाकर मुंह में डाल लो। एक दिन खाना खाने के बाद पापा तुम तीनों बच्चों को नीचे टहलाने ले गए। जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकले तुम उनकी गोद में छटपटाने लगे, पापा मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चलूंगा। उन्होंने तुम्हें नीचे उतार दिया, ठीक है लेकिन आराम से चलना, भागना मत। लेकिन तुम्हारे पैर जमीन पर पड़ते ही तुम खुले मैदान में छूटे जंगली घोड़े की तरह दौड़ पड़े और अगले ही सेकंड धड़ाम तुम मुंह के बल गिर पड़े। तुमने खुद ही हाथ पैर के सहारे उठने की कोशिश की। आंखों में आंसू तो आ गए थे लेकिन फिर भी खुद को समझाते हुए बोले, कोई बात नहीं, मैं नहीं रोऊंगा, मैं स्ट्रांग हूँ। ये कहकर तुम मुस्कुराते हुए वापस पापा के पास आए। फिर अपनी छोटी सी हथेली आगे बढ़ाकर बड़े गर्व से बोले, पापा देखो मैंने क्या उठाया। पापा ने जैसे ही तुम्हारी हथेली देखी वो वहीं के वहीं जम गए, क्योंकि उसमें ताजा कुत्ते का पॉटी पड़ा था। उनके चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल लिखा था, क्या इस बेटे को रिटर्न किया जा सकता है। जो फैमिली वॉक उन्होंने बड़ी खुशी से प्लान की थी वो एक डॉग पूप ने पूरी तरह बर्बाद कर दी। वो तुरंत तुम्हें गोद में उठाकर घर भागे। घर पहुंचते ही उन्होंने तुम्हारे हाथ साबुन से बार बार धोए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, इतनी बार कि हाथ लाल हो गए। फिर बार बार सूंघकर चेक किया कि कहीं स्मेल तो नहीं बची। उसके बाद भी अगले आधे घंटे तक तुम्हें समझाते रहे, सड़क पर पड़ी कोई भी चीज नहीं उठानी और जो गोल गोल ढेर जैसा दिखे उसे तो बिल्कुल भी नहीं छूना। तुम हर बात पर मासूमियत से सिर हिलाते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर तुमने उनकी एक भी बात सीरियस नहीं ली। समय फिर तेजी से बीत गया। देखते ही देखते तुम और तुम्हारी बहन पूरे 2 साल के हो गए और पड़ोस वाली मेंगशी अब किंडरगार्टन जाने लायक हो चुकी थी। एक सुबह तुम हमेशा की तरह उठते ही सीधे उसके घर पहुंच गए, लेकिन आज घर में वो कहीं दिखाई नहीं दी। तुमने हैरानी से उसकी मम्मी की तरफ देखा। आंटी मेंगशी दीदी कहाँ हैं? उन्होंने प्यार से तुम्हारे सिर पर हाथ फेरा। वो आज किंडरगार्टन गई है। तुमने मासूमियत से पूछा, किंडरगार्टन क्या होता है? क्या वो खाने की कोई चीज है? ये सुनकर वो हंस पड़ी। नहीं बेटा, वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं, सब साथ में पढ़ते खेलते और सीखते हैं। तुम्हारी आंखें चमक उठी। तो वहाँ मजा आता है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बहुत ज्यादा। वहाँ बच्चे सॉन्ग्स गाते हैं, गेम्स खेलते हैं और ढेर सारे टॉयज भी होते हैं। बस इतना सुनना था कि तुम तुरंत घर की तरफ दौड़ पड़े। उधर पापा ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे। अचानक तुमने जाकर उनका पैर पकड़ लिया। पापा मुझे भी किंडरगार्टन जाना है। पापा मुस्कुराते हुए नीचे बैठे। अभी नहीं बेटा, किंडरगार्टन में 3 साल पूरे होने के बाद एडमिशन मिलता है। तुमने तुरंत अपनी छोटी छोटी उंगलियों पर गिनती शुरू कर दी। फिर पूरे कॉन्फिडेंस से बोले, मैं तो अभी 3 साल का हूँ। पापा हंस पड़े। वो चाइनीज एज वाली गिनती है, असली उम्र अभी नहीं हुई। इस साल नहीं, अगले साल चलेंगे। लेकिन तुम्हारा जिद्दी स्वभाव जाग चुका था। नहीं, मुझे अभी जाना है। पापा ने तुम्हें मनाने की कोशिश की। अरे वहाँ इतना भी मजा नहीं है, वहाँ जाओगे तो मम्मी पापा से भी दूर रहना पड़ेगा। लेकिन तुमने तुरंत मुंह फुला लिया। पापा झूठ बोल रहे हो, आंटी ने कहा था वहाँ बहुत मजा आता है। मेनगशी दीदी भी गई हैं। आप मुझे भेजना ही नहीं चाहते, इसलिए झूठ बोल रहे हो। अब पापा सचमुच परेशान हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि तुम्हें कैसे समझाए। उन्होंने प्यार से कहा, सच में बेटा हम नहीं रोक रहे। स्कूल वाले अभी तुम्हें एडमिट ही नहीं करेंगे, तुम अभी छोटे हो, अगले साल पक्का भेजेंगे। लेकिन अब तुम पूरी तरह नाराज हो चुके थे। तुमने अपने मोटे मोटे हाथ सीने पर बांध लिए, फिर कुछ कदम आगे जाकर उनसे पीठ कर ली। पूरा चेहरा फूला हुआ, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय तुम्हारे साथ हो गया हो। तुम्हें देखकर पापा हंस भी रहे थे और परेशान भी थे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि लड़के चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो, उन्हें मनाना हमेशा मुश्किल ही होता है। दोपहर के समय मेंगजी के पापा ऑफिस से लौटते हुए उसे किंडरगार्टन से लेकर आए। लेकिन जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकले उन्होंने देखा कि तुम बिल्डिंग के एक कोने में चुपचाप बैठे हुए हो। चेहरे पर साफ नाराजगी लिखी हुई थी। दीवार की तरफ मुंह करके और बाहर की तरफ पीठ किए तुम ऐसे बैठे थे जैसे कोई छोटा सा उदास मशरूम हो। तभी मेनगशी के पापा वहां पहुंचे। तुम्हें देखकर हंसते हुए बोले, अरे मुक गे, यहाँ गेटकीपर बनकर क्यों बैठे हो? इतने में मम्मी भी बाहर आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, मत पूछो, सुबह से सुन लिया कि मेंगशी किंडरगार्टन गई है, अब ये भी जिद पकड़कर बैठा है कि इसे भी जाना है। मना किया तो सुबह से यहीं रूठ कर बैठा है। मनाना तो दूर, पकड़ना भी मुश्किल हो गया है। मेंगशी के पापा हल्का सा हंसे। तो फिर एक दिन ट्रायल के लिए भेजकर देख लेते हैं। मेरी प्रिंसिपल से अच्छी जान पहचान है। वैसे भी इसकी शरारती नेचर देखकर लगता है कि आधे दिन में ही रोते रोते वापस घर आ जाएगा। मम्मी थोड़ी चिंतित थी, लेकिन ये अब भी बहुत छोटा है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये कोई बात नहीं, एक बार कोशिश तो करते हैं। मैं अपने फ्यूचर सन इन लॉ को उदास नहीं देख सकता। बस इसी तरह स्पेशल परमिशन मिल गई। तुम और तुम्हारी जुड़वा बहन दोनों का एडमिशन उसी किंडरगार्टन की नर्सरी क्लास में हो गया जहां मेंगशी पहले से पढ़ रही थी। किंडरगार्टन का पहला दिन पापा ने खास तौर पर अपनी ड्यूटी बदल ली। वो पूरे समय स्कूल गेट के बाहर खड़े रहे। उन्हें पूरा यकीन था कि कुछ ही देर में तुम रोते हुए बाहर आओगे और वो तुम्हें घर ले जाएंगे। लेकिन वो इंतजार करते ही रह गए। एक के बाद एक कई बच्चे रोते चिल्लाते अंदर गए। किसी की मम्मी को पकड़कर रोना,
किसी का जमीन पर लौटना, हर तरह का ड्रामा चल रहा था। लेकिन उन सब के बीच सिर्फ एक बच्चा बिल्कुल आराम से बैठा था, और वो थे तुम क्लास के बीचों बीच बैठे थे। तुम्हारी गोल गोल आंखें हर तरफ घूम रही थी। नई जगह, नए बच्चे, नई चीजें, सब कुछ तुम्हारे लिए एडवेंचर जैसा था। थोड़ी ही देर में कुछ बच्चे तुम्हारे पास आ गए। एक बच्चे ने मेंगशी और तुम्हारी बहन की तरफ इशारा करके पूछा, ये दोनों तुम्हारी बड़ी सिस्टर्स हैं? फिर उसने अपनी जेब से कैंडी निकाल कर कहा, मैं तुम्हें अपनी कैंडी देता हूँ, तुम मुझे एक सिस्टर दे दो। ये सुनते ही तुम्हारा छोटा सा दिमाग अलर्ट हो गया। क्या मेरी सिस्टर्स चाहिए? इम्पॉसिबल! तुम तुरंत दोनों हाथ फैलाकर बिल्कुल मुर्गी की तरह उनके सामने खड़े हो गए। मेंगशी और अपनी बहन को पीछे छिपाते हुए बोले, मुझे कैंडी बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन तुम्हारी आंखें बार बार उसी कैंडी पर जा रही थी। उसी समय किसी ने चुपचाप तुम्हारी हथेली में कुछ रख दिया। तुमने देखा, वो तुम्हारी फेवरेट क्यू गमीज थी। तुम्हारा चेहरा खुशी से खिल उठा। तुमने तुरंत मेंगशी की तरफ देखकर मीठी आवाजों में कहा, थैंक यू मेंगशी दीदी। तुमने कैंडी खोली, उसका आधा हिस्सा तोड़कर सबसे पहले अपनी बहन के मुंह में रखा, फिर बाकी आधी कैंडी मेंगशी की तरफ बढ़ा दी। लेकिन उस कैंडी पर तुम्हारी चमचमाती लार लगी हुई थी। मेंगशी का छोटा सा चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने धीरे से कहा, तुम ही खा लो, मुझे कैंडी पसंद नहीं है। ये सुनते ही तुम्हारी आंखें चमक उठी। सच? अगले ही पल पूरी कैंडी वापस अपने मुंह में डाल ली। चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजर मिल गई हो। कुछ देर बाद आउटडोर एक्टिविटी शुरू हुई। टीचर सभी बच्चों को प्लेग्राउंड में धूप सेकने ले गई। सब बच्चों को लाइन से बैठाया गया। फिर हर बच्चे के चेहरे पर एक छोटा सा टॉवेल रख दिया गया ताकि धूप आंखों में न लगे। बाकी बच्चे आराम से बैठे रहे, लेकिन तुम 2 मिनट भी शांत नहीं बैठ सकते थे। कभी अपना चेहरा खुजाते, कभी मेंगशी के कपड़े खींचते, कभी इधर देखते, कभी उधर। तभी तुम्हारी नजर अचानक पेड़ की एक पत्ती पर जाकर टिक गई। वहाँ एक मोटा सा हरा नरम सा कैटरपिलर आराम से बैठा था। तुम्हारी आंखें चमक उठी। टीचर और बाकी बच्चों का ध्यान दूसरी तरफ था। मौका मिलते ही तुम धीरे धीरे अपनी जगह से खिसके, फिर फटाक से कैटरपिलर उठाया, जेब में छिपाया और ऐसे वापस अपनी सीट पर बैठ गए जैसे पूरी दुनिया के सबसे आज्ञाकारी बच्चे हो। मेंगशी ने ये सब नोटिस तो किया। उसने जानबूझकर सीधा बैठकर टीचर की नजर भी तुम पर नहीं पड़ने दी। लेकिन उसे ये नहीं दिखा कि तुमने जेब में आखिर छिपाया क्या है। अगर उसे पता चल जाता तो शायद वो तुम्हें उसके पास भी नहीं आने देती। धूप खत्म होने के बाद टीचर सभी बच्चों को ट्रेन बनाकर वापस क्लासरूम में ले आई। अब बारी थी सबकी फेवरेट आफ्टरनून स्नैक की। जैसे ही टीचर केक और मिल्क से भरी ट्रॉली लेकर अंदर आई, तुम्हारी आंखें चमक उठी। तुम तुरंत अपनी सीट से उछलकर टीचर के पास पहुंच गए। अपना छोटा सा सिर ऊपर उठाकर मासूमियत से पूछा, टीचर क्या मैं पहले एक बाइट खा सकता हूँ? टीचर तुम्हें अच्छी तरह जानती थी। तुम क्लास के सबसे छोटे ट्विन ब्रदर थे और प्रिंसिपल की स्पेशल परमिशन से एडमिशन मिला था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हर बच्चे को मिलेगा, लेकिन पहले सबको अच्छे से हाथ धोने होंगे। चलो मैं सबको वॉशरूम लेकर चलती हूँ। तुम सबसे जोर से बोले, ठीक है। हाथ धोने के बाद हर बच्चे को केक और मिल्क दिया गया। तुमने तो कुछ ही सेकंड में पूरा केक खत्म कर दिया, फिर एक ही सांस में पूरा मिल्क भी पी गए। अब तुम्हारे होंठों के चारों तरफ सफेद मिल्क लग गया था। ऐसा लग रहा था जैसे छोटी सी व्हाइट मुस्टाश उगाई हो। मेंगशी ने तुम्हारी तरफ देखा, फिर अपनी पॉकेट से हैंडकरचीफ निकाला, तुम्हारा हाथ पकड़कर प्यार से तुम्हारा पूरा मुंह साफ करने लगी। पास खड़ी टीचर ये सीन देखकर मुस्कुरा उठी। उन्होंने तुरंत फोन निकाला और इस प्यारे मोमेंट की फोटो खींचकर मेंगशी की मम्मी को भेज दी। साथ में लिखा, इतनी छोटी उम्र में ही लड़कों का इतना ध्यान रखती है, जो भी इससे शादी करेगा उसकी किस्मत बहुत अच्छी होगी। मेंगशी की मम्मी ने वो फोटो फैमिली ग्रुप में भेज दी और फिर सालों बाद भी फैमिली गैदरिंग्स में ये फोटो बार बार दिखाई जाती रही। सब यही कहते, मेंगशी बचपन से ही सबका कितना ध्यान रखती थी। लेकिन सच तो ये था, वो सबका नहीं, सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल रखती थी। केक और मिल्क खत्म होने के बाद तुम्हें अचानक अपना सबसे बड़ा ट्रेजर याद आया, वो हरा कैटरपिलर। तुमने तुरंत जेब में हाथ डाला, लेकिन कुछ नहीं मिला। तुमने दोबारा टटोला, फिर जेब पूरी खोलकर देखी, अंदर कुछ भी नहीं था। तुम्हारी आंखें फैल गईं। अरे मेरा कैटरपिलर कहाँ गया? अब तुम पूरी क्लास में उसे ढूंढने लगे। कभी नीचे देखते, कभी टेबल के नीचे झांकते, कभी इधर कभी उधर। मेंगशी ने हैरानी से पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? तुम्हें तुरंत घर वाली सीख याद आ गई। तुमने झट से सिर हिलाया, नहीं मैं कुछ भी नहीं ढूंढ रहा। लेकिन तभी अचानक पूरी क्लास में जोरदार चीख गूंज उठी। तुमने पलट कर देखा, तुम्हारा प्यारा सा मोटा कैटरपिलर पास वाले बच्चे की चेयर पर आराम से बैठा था। तुमने पहले कैटरपिलर को देखा, फिर रोते हुए बच्चे को। अगले ही पल बिना कुछ सोचे कैटरपिलर उठाया और दोबारा अपनी जेब में डाल ली। ये देखकर वो बच्चा एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया, लेकिन अगले ही सेकंड वो पहले से भी जोर जोर से रोने लगा। अब उसे कैटरपिलर से कम तुमसे ज्यादा डर लग रहा था। पापा तुम्हें किंडरगार्टन से लेने आए तो आते ही टीचर ने उनकी शिकायतों की पूरी लिस्ट खोल दी। टीचर ने मुस्कुराते हुए लेकिन हैरानी भरे चेहरे से कहा, मोगे के पापा, इतना निडर बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। पापा भी सिर पकड़ कर रह गए।
उन्हें पता था कि तुम्हें हर अजीब चीज उठाकर घर लाने की आदत है। उनके हिसाब से तो कीड़े मकोड़े उठाना भी अब नॉर्मल हो गया था, लेकिन आखिर बेटा अपना ही था, चाहे जितनी शरारत करे छोड़ तो नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने टीचर से माफी मांगी और तुम्हें लेकर घर लौटा। घर पहुंचकर उन्होंने तुम्हें देखा और मन ही मन सोचने लगे, अगर ये ऐसे ही रहा तो कहीं बड़ा होकर इसकी शादी ही ना हो पाए। लेकिन तभी उन्हें एक बात याद आई, अरे तुम्हारी तो बचपन में ही रिश्ता तय हो चुका है, बस फिर क्या था। उन्होंने शेन मेनगशी को देखा और उनकी नजर अचानक और भी अपनापन से भर गई। ये होने वाली बहू तो हर हाल में अपने घर लानी है, सिर्फ रिश्ता पक्का करना काफी नहीं, इसे तो अपने हाथों से बड़ा करना पड़ेगा, तभी चैन मिलेगा। उस दिन एक और हैरान कर देने वाली बात हुई। पहली बार तुम्हें किसी ने खाना खिलाने के लिए पीछे नहीं भागा, तुमने खुद अपनी छोटी सी कटोरी उठाई और पूरा खाना खत्म कर दिया। जैसे ही खाना खत्म हुआ तुम तुरंत पापा के पीछे पड़ गए, जल्दी चलो, मुझे और दीदी को स्कूल छोड़ो। पापा एक पल के लिए उदास हो गए, मेरा बेटा अब क्या इसे मेरी जरूरत ही नहीं रही। करीब 2.5 मिनट बाद किंडरगार्टन के गेट पर खड़े पापा तुम्हें और तुम्हारी बहन को खुशी खुशी अंदर जाते हुए देखते रहे। तुमने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी आंखें हल्की सी भर आईं। उन्होंने चुपके से आंसू पोंछे, लेकिन तभी उन्होंने आसपास देखा। बाकी सारे बच्चे रो रो कर अपने मम्मी पापा से चिपके हुए थे, कोई अंदर जाने को तैयार ही नहीं था। ये देखकर पापा का सीना गर्व से और चौड़ा हो गया, वाह यही तो मेरा बेटा है। दोपहर 1 से 2 बजे तक नर्सरी में नैप टाइम होता था। टीचर ने तुम्हें और तुम्हारी बहन को एक ही बेड पर सुला दिया। तुम बड़े लोगों की तरह उसकी पीठ थपथपाकर उसे सुलाने लगे। जब वो सो गई तो तुमने खुद अपनी ही पीठ थपथपाने की एक्टिंग की और कुछ ही सेकंड में खुद भी गहरी नींद में चले गए। लेकिन तुम्हारा सोने का तरीका वो किसी छोटे कछुए से कम नहीं था। पेट ऊपर, हाथ पैर चारों तरफ फैले हुए, पूरा आधा बेड तुमने अकेले घेर लिया। बेचारी तुम्हारी बहन किनारे सिमटकर सो रही थी। पास वाले बेड पर सो रही शन मेंगशी ने ये सब देखा। वो धीरे से उठी। उसने देखा कि तुम्हारी टी शर्ट ऊपर खिसक गई है और तुम्हारा छोटा सा गोरा पेट बाहर दिखाई दे रहा है। उसने हल्का सा मुंह बनाया, फिर चुपचाप तुम्हारी बहन के ऊपर रखी छोटी ब्लैंकेट उठाई और बड़े प्यार से तुम्हें उड़ा दी। उसके बाद संतुष्ट होकर वो वापस अपने बेड पर जाकर लेट गई। कुछ देर बाद पूरे क्लासरूम में बच्चों के रोने की आवाज गूंजने लगी। कई बच्चे नींद खुलते ही मम्मी पापा को याद करके जोर जोर से रोने लगे। टीचर एक को चुप कराती, फिर दूसरे को, लेकिन उनमें एक गोल मटोल छोटी लड़की सबसे ज्यादा रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू, नाक से बहती हुई रुलाई, पूरा चेहरा गीला हो चुका था। टीचर उसका चेहरा साफ करते हुए प्यार से बोली, गुड गर्ल बनो, नहीं तो टीचर तुम्हें छोड़कर दूसरे बच्चों को ज्यादा पसंद करेगी। इतना सुनना था कि टीचर के बगल से अचानक एक छोटा सा बिखरे बालों वाला सिर बाहर निकला। वो तुम थे। तुमने पूरी गंभीरता से उस लड़की की तरफ देखा और कहा, हाँ वो दूसरा बच्चा मैं ही हूँ। वही लड़की सुबह तुम्हारे बगल में बैठकर डर के मारे रो पड़ी थी। अब तुम्हारा चेहरा फिर से देखते ही वो पहले से भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगी। टीचर तुम्हारा मासूम चेहरा देखकर हंसी भी रोक नहीं पा रही थी और सिर भी पकड़ रही थी। शाम को छुट्टी हुई। इस बार तुम्हें लेने आंट शू आई थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, आज स्कूल में रोए तो नहीं? तुमने पूरी गंभीरता से जवाब दिया, आंटी मेरे पास रोने का टाइम ही नहीं था। मुझे नए फ्रेंड्स बनाने थे, टॉयज से खेलना था और दूसरे बच्चों को मेरी दीदी छीनने से भी रोकना था। इतना बिजी था कि रोने का टाइम ही नहीं मिला। तुम्हारी बात सुनकर वो हंसते हंसते लोटपोट हो गई। उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़ा और बोली, आज हमारे बहादुर मोग्गे ने बहुत मेहनत की है। आंटी ने तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। आज रात हमारे घर डिनर करोगे? तुमने तुरंत सिर हिला दिया, लेकिन अगले ही पल तुम्हें कुछ याद आया। आंटी क्या मैं अपनी दीदी को भी साथ ला सकता हूँ? उन्होंने बिना सोचे मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल ला सकते हो। उधर शेन मेनगशी ये सब देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर आंट की अपनी बेटी कौन है, वो या फिर तुम। सबको लगा था कि कुछ दिनों बाद तुम्हारा किंडरगार्टन जाने का एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। पूरा एक सेमेस्टर तुम रोज समय पर स्कूल गए। धीरे धीरे तुम पूरी क्लास के सबसे पॉपुलर बच्चे बन गए। बच्चों की दुनिया बहुत सिंपल होती है। उनके हिसाब से तुम्हारी 2 बड़ी बहनें थीं और किसी और की नहीं। बस यही बात तुम्हें उनके लिए सबसे कूल बना देती थी। ऊपर से तुम बेहद निडर थे। हर दिन अपने बैग में कोई ना कोई अजीब चीज भरकर स्कूल ले आते। एक बार तो तुमने अभी अभी जन्मे छोटे से बिल्ली के बच्चे को भी बैग में छिपाकर क्लासरूम पहुंचा दिया। पूरी क्लास तुम्हारे साथ खेलना चाहती थी। यहाँ तक कि जो गोल मटोल लड़की पहले तुमसे डरकर रोती थी, वो भी अब तुम्हारे पीछे पीछे घूमने लगी। समय पंख लगाकर उड़ गया। नर्सरी खत्म हुई। अब तुम्हारी बहन और शेन मेंगशी अब मिडिल क्लास में जाने वाले थे। इन दिनों तुम्हें स्टोरी सुनने का बहुत शौक चढ़ गया था। हर रात सोने से पहले तुम जिद करते, स्टोरी सुनाओ तभी नींद आएगी। एक रात पापा तुम्हें प्रिंसेस और प्रिंस की कहानी सुना रहे थे। बहन तो कुछ ही देर में सो गई, लेकिन तुम्हारी आंखें और भी बड़ी होती जा रही थीं। तुमने उत्सुक होकर पूछा, पापा फिर प्रिंस और प्रिंसेस का क्या हुआ? पापा कुछ सेकंड सोचने लगे, फिर अचानक उनके दिमाग में आइडिया आया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, फिर उनके एक बहुत प्यारे बच्चे हुए और वो दोनों हर रात अपने बच्चों को कहानियां सुनाते थे। ये एंडिंग सुनकर तुम आखिरकार संतुष्ट हो गए। आंखें
आंखें बंद की और धीरे धीरे नींद की दुनिया में खो गए। पापा ने राहत की लंबी सांस ली। मेरा बेटा हर बात में अच्छा है, बस इसकी एनर्जी कुछ ज्यादा ही अनलिमिटेड है। और सबसे बड़ी बात, जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है इसके सवाल भी दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे हैं। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर किसी दिन इसने ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब मुझे ही नहीं पता हुआ तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे की नजर में मुझे हमेशा दुनिया का सबसे बेस्ट पापा बने रहना है। उधर मास्टर बेडरूम में आज रात कोई खास तैयारी करके किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और जैसे ही पापा कमरे में दाखिल हुए की खुशबू के बारे में पूछे, लेकिन तभी पापा सीधे बुक शेल्फ के पास गए, एक मोटी सी एनसाइक्लोपीडिया उठाई और बोले, सुनो तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर और बुक पढ़ लेता हूँ। मम्मी ने हैरानी से उन्हें देखा। शादी से पहले तो कभी इतना बुक लवर नहीं देखा था तुम्हें। अगले ही पल वो गुस्से में उनके पास पहुंची, उनके हाथ से किताब छीन ली और बोली, सच सच बताओ कहीं बाहर कोई और तो नहीं है? पापा एकदम हक्के बक्के रह गए। क्या? मम्मी ने नाराज होकर कहा। क्या मतलब क्या? अगर मुझे देखना नहीं चाहते तो सीधा बोल दो, पढ़ाई का बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। पापा ने घबराकर सिर खुजलाया और जल्दी से समझाने लगे, अरे नहीं, बात वो नहीं है। मैं तो इसलिए पढ़ रहा हूँ कि अगर बेटा कोई मुश्किल सवाल पूछ ले तो मुझे उसका जवाब पता हो। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक मम्मी इतनी नाराज क्यों हो गई। दुनिया में लोग अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए पुश करते हैं, लेकिन यहाँ तो बेटा इतना क्यूरियस निकला कि उसके सवालों के डर से पापा खुद पढ़ाई शुरू कर चुके थे। मम्मी ने हल्की सी ठंडी हंसी हंसी, फिर किताब वापस उनके हाथ में थमा दी और अगले ही पल पापा को किताब समेत कमरे के बाहर निकालते हुए बोली, इतना ही पढ़ने का शौक है तो बाहर बैठकर आराम से पूरी रात पढ़ो। अगली सुबह वीकेंड था। ब्रेकफास्ट खत्म होते ही आज पहली बार तुम हमेशा की तरह पड़ोस की तरफ भागने के बजाय अपनी बहन का हाथ पकड़कर नीचे उतर गए। बहन ने तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसे डर था कि कहीं तुम भीड़ में खो ना जाओ। उसे मम्मी पापा की बात अच्छी तरह याद थी। छोटे बच्चे अकेले बाहर नहीं घूमते। उसने मासूमियत से पूछा, भैया हम कहाँ जा रहे हैं? तुम बिना पीछे देखे आगे बढ़ते रहे और गंभीर आवाज में बोले, मम्मी पापा की लड़ाई हो गई है, हमें उनकी हेल्प करनी होगी। बहन ने हैरानी से तुम्हारी तरफ देखा। सच? मम्मी पापा ने लड़ाई की? तुमने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुबह से मम्मी पापा से बात ही नहीं कर रही थी। इसका मतलब पापा ने जरूर उन्हें नाराज किया है। हमें पापा की मदद करनी पड़ेगी। बहन ने मासूमियत से पूछा, लेकिन हम उनकी हेल्प कैसे करेंगे? तुमने इधर उधर देखा, फिर अपना छोटा सा सिर उसके कान के पास ले जाकर धीरे से अपनी सीक्रेट प्लान बताई। मम्मी को सबसे ज्यादा कीड़ों से डर लगता है। हम एक छोटा सा कीड़ा पकड़कर उनकी ड्रेस पर रख देंगे, फिर पापा आएंगे और हीरो बनकर मम्मी को बचा लेंगे। बहन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। लेकिन अगर मम्मी को पता चल गया तो? तुमने बिल्कुल किसी समझदार बड़े इंसान की तरह आत्मविश्वास से सिर हिलाया। डरने की जरूरत नहीं है, पापा हमें बचा लेंगे। लेकिन बहन के चेहरे पर चिंता अब भी साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से पूछा, सच में क्या पापा हमें बचा पाएंगे?